जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल दिवाकर सॉल्यूशन पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूपी टेट व सी टेट की परीक्षा में बाल विकास में 30 प्रश्न आते हैं। तो मित्रों, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको एक ऐसी क्लास मिलने वाली है जिससे आपकी बाल विकास की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप आगामी यूपी टेट व सी टेट परीक्षा में बाल विकास में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ मेरे बनाए हुए क्लास की वीडियो का अच्छे से नोट तैयार कर लें, जो आपको 30 में से 25 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। इसी नोट्स में से पढ़कर मैंने खुद ही यूपी टेट व सी टेट का एग्ज़ाम दिया है, जिससे मेरे 26 प्रश्न सही थे। यूपी टेट में 25 व सी टेट में 26 प्रश्न सही थे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरी देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर और लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोज़ के का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमारा देखिए, पहले आज बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। बाल विकास में क्या क्या कहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे बनता है। तो देखिए, मनोविज्ञान को किन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, तो पहला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान जो है किन शब्दों से मिलकर बना है। तो मनोविज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो देखिए, मनोविज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? साइको प्लस लोगो से। जहाँ साइको का अर्थ क्या होता है? जहाँ साइको का अर्थ क्या है? आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या है? विज्ञान है। उसी प्रकार मनोविज्ञान को आत्म का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। और मन का विज्ञान किसने कहा है? पंपोनाजी ने कहा है। और चेतन का विज्ञान जो है किसने कहा है? मनोविज्ञान को विलियम जेम्स ने कहा है। और व्यवहार का विज्ञान जो है किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान को क्या कहा है? वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह बन सकता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन, ये होगा जाएगा आपका। तो देखिए, परिभाषाएं क्या दी गई हैं, किसने कौन से मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा था? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया और फिर अपने मन का, फिर चेतना का, आज वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। फिर उसके बाद वाटसन ने क्या कहा था, देखते हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उसी प्रकार मैकडूगल ने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में, देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है क्या है? व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। उसी का स्किनर ने क्या कहा है, देखते हैं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का क्या है? विज्ञान है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है? शिक्षा जो है मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए व्यवहार करती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। क्रो ने क्या दिया है परिभाषा मनोविज्ञान के बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव की व्याख्या करती है। किसने कहा है? क्रो ने कहा है। तो देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है या किस धातु से हुई है? तो ये शिक्ष धातु से हुई है, शिक्ष शब्द से हुई है। उसी प्रकार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के से हुई है? लैटिन से। किससे हुई है? लैटिन से हुई है। और किस लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एजुकेटम से। किससे हुई है? एजुकेटम से हुई है। उसी प्रकार क्या है? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रूडोल्फ गोएफल ने किया था। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? रूडोल्फ गोएफल ने किया था। तो यहाँ पर प्रश्न आपका इस तरह बन सकता है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? रूडोल्फ गोएफल ने किया था। अब आगे देखते हैं, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। और उसके बाद उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड
थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को पता ही है। अब इसके बाद अगर प्रश्न आता है आपका, सीमेट कहाँ पर है? सीमेट जो है कहाँ पर है? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज, जिसको किस नाम से जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ही है। और NCERT कहाँ पर है? लखनऊ में है। सीमेट का गठन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। ये प्रश्न देखिए आपका बन सकता है यहाँ पर बढ़िया से, कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। अगला है आपका, देखिए, निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार का होता है? 2। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। परिकल्पना कहते किसे हैं? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होता है? परिकल्पना होता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होता है? परिकल्पना होता है। और परिकल्पना का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न पूछ सकता है, आपसे पूछता है कभी कभी। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूर्व चिंतन। तो देखिए इसी प्रकार देखिए, परिषदीय विद्यालय में प्रथम सत्र कब प्रारंभ होता है? सत्र परीक्षा कब होता है? अगस्त में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि अपसारी चिंतक कौन होते हैं? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? अपसारी चिंतक होते हैं। अब देखिए, ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? दृष्टि बाधित बच्चों से संबंधित है ब्रेल लिपि। अब रास ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो प्रश्न यहाँ पर आपका बनेगा कि संवेग को रास ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चोम्स्की ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। RTE का मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट। RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 27 जुलाई 2011 को। अगला है इसी तरह आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। एक भाषा है आपकी। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है आपका टॉपिक, बाल विकास। यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है, बाल विकास। देखिए, वृद्धि और विकास को ही क्या कहा जाता है? बाल विकास के अनुसार देखा जाता है। हरलाक ने क्या कहा था बाल विकास के बारे में? देखते हैं। हरलाक जी ने कहा था कि बालक में नवीन विशेषताओं एवं नवीन योग्यताओं का प्रकट होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास का सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? या 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। तो चलिए पहले हम आप देख लेते हैं सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। सामान्य सिद्धांत देखिए, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जो है क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलती है, निरंतरता चलती रहती है निरंतर। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें एक पक्ष का विकास होगा तो उसका दूसरे पक्ष का भी क्या होगा? विकास होगा। वैयक्तिकता का सिद्धांत, जैसे सभी बच्चों का विकास अलग अलग होता है। जैसे देखिए, कोई बच्चा आप देखे होंगे, कोई बच्चा समान नहीं होता है, सभी की कोई ना कोई अलग अलग गुण होते हैं। कोई अच्छा पढ़ने में होता है, कोई अच्छा खेलने में होता है। तो उसी प्रकार बाल विकास में कहता है कि वैयक्तिकता का भी सिद्धांत लागू होता है कि सभी बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग गुणों वाले होते हैं। सभी की का विकास अलग अलग होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। इसी प्रकार एकीकरण का सिद्धांत, ये बच्चा वस्तुओं के साथ का समन्वय करना सीख जाता है। देखिए, जब बच्चा छोटा है, उसका धीरे धीरे जब उसके अंदर परिपक्वता आती है तो सभी वस्तुओं के साथ क्या करता है? अपना समन्वय बना लेता है। उसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक ही जाति के जीवों का क्रम एक पाया जाता है, यानी कि सभी, यानी कि मनुष्य है तो वह मनुष्य के ही भांति विकास करेगा। और इसके अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर। ये देखिए प्रश्न आपका बन सकता है, बनता है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बच्चों का जो है विकास किस ओर होता है? तो सिर से किस ओर होता है? पैर की ओर होता है। सिर से विकास होता है उसका, नीचे पैर की तरफ चला जाता है, सिरोन्मुखी होता है। अगला आपका सिद्धांत क्या है? समान से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, किसी भी कार्य को करने के लिए विशिष्ट अंगों से करता है। अब देखते हैं विशिष्ट सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस विशिष्ट सिद्धांत में कौन कौन सिद्धांत आते हैं? देखते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत,
एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। ये क्या हुए कुल? ये आपके क्या हुए? विशिष्ट सिद्धांत हुए। तो चलिए देखते हैं पहला आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो देखिए क्या है आपका, यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे तथा प्राणी विज्ञान के क्या थे? प्रोफेसर थे। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि जीन पियाजे जो है कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला है, इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताए हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कितने विकास बताए हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है आपका संवेदी पेशीय अवस्था। यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यह संवेदना की अवस्था है। यह इंद्रियात्मक अवस्था है। यह वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अवस्था है। सुखद दुखद भावों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। यह प्रत्यक्षण की अवस्था है, भाषा विकास की अवस्था है, खेल व अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बन सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्षों तक की होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष तक। अगला क्या है आपका मूर्त असंक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए यह 7 से 11 वर्ष तक की यह अवस्था कितनी मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष तक। यह प्रत्यय की अवस्था है, मूर्त समस्याओं का समाधान होता है इसमें, वर्गीकरण की अवस्था है, क्रमबद्धता होती है इसमें, और तर्क एवं चिंतन क्या होता है? शुरुआत हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है अमूर्त। चौथा है आपका अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था जो है 11 वर्ष की आगे की अवस्था है, यानी 11 से लेकर के 12, 13, 14, 15, 16 साल तक की क्या है ये अवस्था है। इसमें समस्या समाधान की अवस्था क्या होती है? मूर्त एवं अमूर्त अवस्थाएं दोनों होती हैं। बच्चा मूर्त रूप से भी सोचता है और अमूर्त रूप से भी सोचता है। अमूर्त का मतलब होता है कि मन में, यानी कि वो ना दिखाई वाली जो चीजें होती है इसे क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। सभी प्रकार की समस्या का वो हल करने में सक्षम हो जाता है। तर्क जो है वो करने लगता है, तर्कशील हो जाता है, तर्क चिंतन की परिपक्वता हो जाती है। जीन पियाजे ने कुछ शब्द कहे हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। आत्मसात्करण पूर्व ज्ञान के आधार पर नई चीजों को समझना, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नई चीजों को समझना। समंजन समस्या का समाधान करना या समायोजन बैठाना। साम्य धारण आत्मसात्करण एवं समंजन के बीच का संतुलन क्या कहलाता है? साम्य धारण कहलाता है। स्कीमा समस्या समाधान की मानसिक संरचना क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। यह भी प्रश्न आ चुका है। स्कीम्स मानसिक संरचना का क्या होता है? सामान्यीकरण होता है। उसके बाद विकेंद्रण देखते हैं। विकेंद्र किसी वस्तु या समस्या पर केंद्रीकृत होकर सोचना क्या कहलाता है? विकेंद्रण कहलाता है। समावेशन जो है स्कीमा में संशोधन या बदलाव क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। अब आइए देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यह कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रूसी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने क्या कितने स्तरों में बांटा है देखते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10, पूर्णता बाह्य अभिमुखता पर आधारित। सोपान क्या है? आत्म केंद्रित निर्णय, दंड एवं आज्ञापालक अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। अब अगला है आपका दूसरा, इन्होंने क्या स्तर बताया है? परंपरागत स्तर। क्या बताया है? परंपरागत स्तर 10 से 16 वर्ष के लिए। परस्पर, इसमें देखिए क्या क्या सोपान होते हैं। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता, यानी अच्छा लड़का व अच्छी लड़की होती हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, कानून एवं व्यवस्था के अनुकूल। अगला स्तर क्या है? उत्तर परंपरागत, यानी 17 वर्ष से आगे। इसमें क्या क्या सोपान होते हैं? सामाजिक विधि संवत अभिमुखता और सामाजिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो यहाँ पर आप प्रश्न बन सकता है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत में कितने स्तर बताए हैं? तो कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। कितने? 3 स्तर बताए हैं। तो आगे चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह कहाँ के? वाइगोत्स्की भी कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु सिर्फ कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी? 38 वर्ष की उम्र में हो गई थी। इन्होंने विकास की 3 बातें बताई हैं। पहला है आपका संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक परिवेश में अधिक होता है। अगला है आपका माता पिता आस पास पड़ोस तथा
अंतरक्रिया के द्वारा भी होता है, जैसे शिक्षक, मित्र तथा अन्य लोग। तीसरा, सबकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए संज्ञानात्मक विकास में असमानता दिखाई देती है। इन्होंने अपना अध्ययन 4 स्तरों पर किया था। पहला क्या है, सूक्ष्म वृत्तीय विकास, दूसरा है व्यक्ति वृत्तीय विकास, तीसरा है जाति वृत्तीय विकास, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास। अगला आपका आता है फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बन जाएगा कि मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। यह कहाँ के निवासी थे? ये वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इन्होंने बताई हैं 5 अवस्थाएं। देखिए कौन सा, पहला मुखावस्था, यानी कि मुख चूसना एवं काटना पहली अवस्था में होता है। दूसरा गुदा अवस्था, यानी गुदा मलत्याग। तीसरा क्या है, उन्होंने बताया सहसनावस्था, यानी कि 3 से 6 वर्ष लिंग पुत्र का माता के प्रति प्रेम तथा पुत्री का पिता के प्रति प्रेम क्या कहलाती है? इलेक्ट्रा कहलाती है। तो यहाँ प्रश्न आपका ये बनेगा, प्रश्न आया भी है कि पुत्र जो होता है माता के प्रति जब प्रेम कर दिखाता है तो वो कहाँ क्या कहलाता है? वो ओडीपस कहलाता है। और वहीं जब पुत्री का पिता के प्रति प्रेम होता है तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रा कहलाता है। ये क्वेश्चन 1 या 2 बार यूपीटेट में पूछे जा चुके हैं। अगला है इसी प्रकार सुप्तावस्था, यानी कि कोई अंग नहीं, यहाँ पे वह एकदम सुप्त अवस्था में रहता है, यानी कि ज्यादा कुछ यानी कि लैंगिक के बारे में कुछ बातें नहीं करता है। जैसे यहाँ पर देखिए छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, वो अपने मुंह को यानी चलाता रहता है, कुछ भी वस्तुएं पाता है तो चूसता रहता है, काटता रहता है। अब इसे जैनेन्द्रिय, अगला अवस्था क्या है? जैनेन्द्रिय अवस्था है। 12 से ऊपर जैनेन्द्रिय यानी विषम लिंगी प्रेम, यानी कि 12 वर्ष के बाद विषम लिंगी प्रेम क्या होता है? जागृत हो जाता है। तो लैंगिक ऊर्जा का फ्रायड ने क्या नाम दिया है? लिबिडो। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लैंगिक ऊर्जा को फ्रायड ने क्या नाम दिया है? लिबिडो। इसको नोट कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रा एवं ओडीपस इसको अवश्य ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न 100% आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अब इसी प्रकार आता है आपका एरिक्सन का मनोविकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। यह कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं उसको भी देखते हैं। चलिए, पहला इन्होंने दिया था शैशव अवस्था, 0 से 1 वर्ष। विश्वास बनाम अविश्वास, क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है वो माता के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है और दूसरों के ऊपर क्या करता है? अविश्वास करता है। दूसरा इन्होंने दिया था प्रारंभिक बाल्य अवस्था, यानी 1 से 3 वर्ष स्वतंत्रता बनाम लज्जा। तो यहाँ पर आप ये प्रश्न भी बन सकता है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था कितने वर्षों तक की होती है? तो 1 से 3 वर्ष तक क्या होता है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है। खेल अवस्था इन्होंने अगली अवस्था दिया है 3 से 6 वर्ष, पहल बनाम दोष। विद्यालय अवस्था 6 से 12, परिश्रम बनाम हीनता। किशोरावस्था 10 से 20 वर्ष जो है, पहचान बनाम संभ्रांति। तरुणावस्था जो है क्या है? 20 से 30 वर्ष, घनिष्ठता बनाम अलगाव। माध्यिकावस्था यानी कि 30 से 65 जनाता स्थिरता, 65 से ऊपर परिपक्वता यानी संपूर्णता बनाम निराशा। अगला क्या है आपका? ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो प्रश्न यहाँ पर आपका ये भी बनेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। यह भी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? यह भी अमेरिका के ही निवासी थे और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 3 अवस्थाएं दी हैं। पहला है क्रियात्मक अवस्था। पहला क्या है? क्रियात्मक अवस्था है जन्म से 18 माह तक। प्रत्यक्षणात्मक अवस्था है 18 से 24 माह तक। और संकेतात्मक अवस्था है 7 वर्ष से आगे। अब आते हैं चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 1 या 2 बार पूछा जा चुका है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत जो है चोम्स्की ने दिया था। तो पहला है यह कहाँ, पहले तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से बनेगा कि ये चोम्स्की जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। बालक, अगला है कि बालक के अंदर भाषा का विकास समाज का अनुकरण करके होता है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। बालक के मस्तिष्क में एलएडी या भाषा अधिग्रहण यंत्र लगा होता है, इन्होंने ऐसा कहा था। इसी के माध्यम से भाषा को ग्रहण करने से भाषा का विकास होता है। तो जहाँ पर भाषा से संबंधित प्रश्न आ जाए जान लीजिएगा, वहाँ पर बाल विकास में चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था।
तो मित्रों, आपको ये कल वीडियो या क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको इसी तरह से नेक्स्ट क्लास भी मिलेगी अगले टॉपिक पर, इसी के बाल विकास से टॉपिक पर मिलेगी। आपको संपूर्ण क्लास जो है 10 से 12 वीडियो में आपको दी जाएगी। आप इसी नोट्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अपने नोट्स को बना लीजिएगा। मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि आपको 25 से 26 क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। जो मेरी पूरी क्लास आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको खुद एहसास होगा पेपर देने के बाद कि हमने अच्छा पढ़ा। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।